अब बात करते हैं जो एकांकी के तत्व हैं, जिनमें हमारे कथानक वगैरह सभी आते हैं। तो एकांकी के तत्वों के संबंध में जो आलोचकों एवं एकांकीकारों के द्वारा एक अपने-अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, इन तत्वों के साथ-साथ एकांकी की जितनी भी आवश्यकताएँ हमने पीछे गिनाई थी, वो जितनी भी आवश्यक विशेषताएँ हमने पीछे गिनाई थी, वो सारी विशेषताएँ उसमें जुड़ जाती हैं। वास्तव में तत्व एवं विशेषताएँ एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। तत्व तभी कार्य करते हैं जब वो विशिष्टताओं से युक्त होते हैं। तो तत्व एकांकी के आंतरिक वैशिष्ट्य के प्रतीक हैं और आत्मा का कार्य करते हैं। विशेषताएँ बाह्य उपकरण हैं जो सौंदर्य सृष्टि के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती हैं। तो 2 चीज़ें हमने देखी कि जो एकांकी के तत्व हैं और जो एकांकी की विशेषताएँ हैं, वो दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है? और जो हमारे तत्व और विशेषताएँ जब एक साथ मिलते हैं, तो तत्व एकांकी के आंतरिक वैशिष्ट्य को प्रस्तुत करते हैं और जो उसकी आत्मा का कार्य करते हैं, और जो उसकी विशेषताएँ हैं, वो बाह्य उपकरण बन करके सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। तो आप समझे होंगे कि वास्तव में एकांकी के तत्व और एकांकी की विशेषताएँ दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट होकर के आगे चलते हैं, और ये दोनों ही एकांकी के एक ऐसे अंग हैं जो कि उसको आंतरिक और बाह्य सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो एकांकी के कला पक्ष के अंतर्गत इन विशेषताओं को स्थान दिया जाता है, ठीक है ना? और तत्व किसी वस्तु के निर्माण में सहायक होते हैं और विशेषताएं जो उसका बाहरी कलेवर है, उसे सजाने और संवारने में उपयोग आती हैं। तो संक्षिप्तता, एकाग्रता, एकता, शब्दों की मितव्ययता, समय की लघुता, ये सब एकांकी के बाह्य वैशिष्ट्य हैं। और हम बात कर रहे हैं कथा वस्तु, संवाद, पात्र आदि, भाषा शैली, ठीक है, अभिनयता, ठीक है, उद्देश्य। तो ये जो तत्व हैं, ये उसका आंतरिक निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ 2 बातें सबसे पहले जानी कि जो कथा वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, अभिनयता, भाषा शैली, उद्देश्य आदि जो ये तत्व हैं, ये उस कहानी के आंतरिक वैशिष्ट्य का निर्माण करते हैं, जबकि जो संक्षिप्तता, एकाग्रता, एकता, शब्दों की मितव्ययता, समय की लघुता, ये जो विशेषताएं हैं, ये एकांकी का बाह्य सौंदर्य निर्मित करती हैं और इनके द्वारा हम एकांकी के बाहरी रूप को निखारते हैं। तो संस्कृत साहित्य में नाटक के आपने देखा होगा कि 3 तत्व माने गए हैं। नाटक के 3 तत्व मुख्य माने गए हैं। एक है वस्तु, दूसरा है नेता और तीसरा है रस। पाश्चात्य विचारकों के आधार पर 6 तत्व माने गए हैं, जिसमें 3 और जुड़ते हैं हमारे। और वो जो 6 तत्व हैं, वो है कथानक, जो कि वस्तु के रूप में आता है, संवाद हमारा जुड़ा, ठीक है, नेता जो पात्र के रूप में आ गया, देश काल हमारा जुड़ा, शैली इसमें हमारे सब रस, छंद, अलंकार सब जुड़ गए, और उद्देश्य। तो ये 6 जो तत्व हैं, ये पाश्चात्य विचारकों ने माने हैं। इनके आधार पर ये 6 तत्व हैं। तो संस्कृत साहित्य के जो 3 नाटकीय तत्व हैं, ये 6 तत्वों में समाविष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो हमारी वस्तु है, उसके अंतर्गत हमारे कथानक आ जाएंगे, हमारा संवाद आ जाएगा, हमारा देश काल आ जाएगा, हमारी शैली आ जाएगी, ठीक है। और जो नेता है, उसके अंतर्गत पात्र आ जाएंगे, नायक नायिका आ जाएंगे, प्रतिनायक आ जाएंगे, नायक आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, जो भी गौण हैं, मुख्य हैं, जो भी है। और रस के अंतर्गत हमारा उद्देश्य आएगा। तो ये इस प्रकार से जो 6 तत्व हैं, ये इन्हीं 3 तत्वों में समाहित हो जाते हैं। तो संस्कृत साहित्य ने, हमने अभी क्या बताया कि संस्कृत साहित्य ने नाटक के 3 तत्व माने हैं। 3 तत्वों में हमने जो 3 नाम गिनाए, वो हैं वस्तु, नेता और रस। और पाश्चात्य विचारकों ने नाटक के 6 तत्व गिनाए हैं, जिनमें हमने 6 तत्व गिने, वस्तु, कथानक, मतलब वस्तु कथानक एक ही चीज है, कथानक, संवाद, पात्र, देश काल, शैली और उद्देश्य, ठीक है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कहानी के
तत्वों की ही बात कर रहे हैं, सॉरी एकांकी के तत्वों की बात कर रहे हैं। तो हमारे भारतीय साहित्य में रस की सत्ता का हमेशा से महत्व रहा है, क्योंकि रसोद्रेक मानवीय जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता मानी गई है। भारतीय नाट्य शास्त्र में रस विवेचना का विशेष महत्व इसलिए है कि रस की व्यंजना करना और सहृदय सामाजिकों में रसोद्रेक करना काव्य का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। हमारे अंतराल के भाव विभाव आदि के द्वारा पुष्ट होकर रस का रूप ले लेते हैं। उद्देश्य तत्व के अंतर्गत केवल मानवीय भावनाओं की संतुष्टि का ही ध्यान नहीं है, उसमें कोई संदेश या विचार निहित होता है जो नाटककार समाज को देना चाहता है। तो यहाँ हम क्योंकि एकांकी के तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं और एकांकी के जो तत्व हैं उनकी संख्या अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग मानी है, उसमें भी मतभेद रहे हैं। राम गोपाल सिंह चौहान एकांकी के 3 ही तत्व मानते हैं, कथा, संवाद एवं दृश्य विधान। उन्होंने कथा के अंतर्गत चरित्र चित्रण, उद्देश्य, संवाद के अंतर्गत भाषा शैली और दृश्य विधान के अंतर्गत वातावरण, सजन, देश काल तथा रंग निर्देश आदि सब ले लिया है। उनका यह तत्व संबंधी विचार भारतीय नाट्य शास्त्र के द्वारा जो दिए गए 3 तत्व हैं उनसे मिलता जुलता प्रतीत होता है। देखिए नाट्य शास्त्र में मैंने बताया कि नाटक के 3 तत्व माने गए हैं, वस्तु, नेता और रस। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि राम गोपाल सिंह चौहान ने भी एकांकी के 3 ही तत्व माने हैं। तो देखिए कथा वस्तु हो गई, संवाद एवं दृश्य विधान, ठीक है। इन्होंने जो नेता है उसको कथा में ही ले लिया है और संवाद के अंतर्गत भाषा शैली और दृश्य विधान के अंतर्गत देश काल रंग निर्देश आदि लिया है। तो इससे तो सिद्ध होता है कि इनके जो 3 तत्व हैं वो भारतीय नाट्य शास्त्र के द्वारा दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर मैं कथानक से पहले सारे जो भी तत्वों के ऊपर चर्चा हुई है उन सब पर बात कर रही हूँ, क्योंकि एक एक तत्व को अलग अलग जानने से पहले जरूरी है कि हम जो एकांकी के तत्व हैं उनकी थोड़ी सी व्याख्या समझ लें। तो कथानक से पहले मैं थोड़ी सी ये बात कर रही हूँ जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो श्री राजेंद्र सिंह गौड़ ने कथानक, वस्तु निर्माण, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्व हमारी नाट्य साधना के अंतर्गत ये पुस्तक का नाम है, इसमें उल्लेखित किए हैं। तो ये राजेंद्र सिंह गौड़ की ही पुस्तक है हमारी नाट्य साधना, और उसमें उन्होंने एकांकी के ये 6 तत्व गिनाए हैं। मैं दोबारा बोलती हूँ 6 तत्व: कथानक, वस्तु निर्माण, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, शैली और उद्देश्य। तो ये जो 6 तत्व हैं, ये 6 तत्व राजेंद्र सिंह गौड़ ने अपनी जो हमारी नाट्य साधना करके उनकी पुस्तक है उसमें दिए हैं, उसमें उल्लेखित किए हैं, उसमें उनका वर्णन किया है। फिर मैं बता रही हूँ राजेंद्र सिंह गौड़ ने कथानक, वस्तु निर्माण, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्व गिनाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गिरीश रस्तोगी ने क्या कहा है। गिरीश रस्तोगी जी ने हिंदी नाटक सिद्धांत विवेचना में जो तत्व माने हैं वो 7 माने। वो 7 तत्व गिनिए। देखिए कथा वस्तु संकलन त्रय, जो हम पीछे पढ़ करके आए हैं कि अलग अलग आलोचकों ने एकांकी में संकलन त्रय को माना है, तो यहाँ वो जब नाटक का सिद्धांत दे रहे हैं तो वहां पर संकलन त्रय की भी घोषणा कर रहे हैं कि कथा वस्तु, संकलन त्रय, संघर्ष, पात्र, संवाद, अभिनय और रंग निर्देश, ये 7 तत्व की प्रधानता दी, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर महेंद्र भटनागर की। हिंदी नाटक सिद्धांत और विवेचन, इस पुस्तक में उन्होंने जो एकांकी के नाटक के जो तत्व हैं वो 5 गिनवाए हैं। तो इनके अनुसार गिनेंगे, इनके अनुसार है कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, रंग निर्देश और इन सब की इन्होंने प्रधानता इसमें दी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग तत्व गिनाए हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें तो जो एकांकी है उसको लेकर के
कि सब आलोचक अपने अपने मत देते हैं, हर विधा पर, हर दृष्टि से अनेक प्रकार के अध्ययन रहते हैं। तो हिंदी नाटक में डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने, है ना, हिंदी नाटक में डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने एकांकी के 6 तत्व माने हैं। इन्होंने क्या तत्व माने हैं? 6। देखिए, इन्होंने 6 तत्व माने हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, उद्देश्य एवं अन्वितमयी भाषा। दोबारा बोलती हूँ मैं, 6 तत्व जो इन्होंने माने: कथा वस्तु, ध्यान से सुने, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, उद्देश्य एवं अन्वितमयी भाषा। डॉक्टर एसपी खत्री ने एकांकी तत्वों को जो उनकी संख्या दी है, थोड़ा सा नाम बदल दिया है: कथानक, वस्तु, रंगस्थल, भाव प्राधान्य सामंजस्य तथा समन्वय और ध्यानाकर्षण। इनके जो तत्वों के नेम है ये बिल्कुल अलग हैं। तो डॉक्टर रामचरण महेंद्र ने मूल विषय, प्रभाव, समस्या या संदेश, कथा वस्तु, संघर्ष या द्वंद्व, संकलनमय, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, अभिनयशीलता, निर्देश और प्रभाव एक्टिंग, ये तत्व माने। तो इन्होंने बहुत ज्यादा विस्तार से उसको माना है। खैर, लेकिन जो मुख्य रूप से इसके तत्व हैं, जिनको कि सभी आलोचकों के द्वारा सिद्ध किया गया है, सभी आलोचकों ने जिसे एक दृष्टि से स्वीकार किया है, थोड़ा बहुत मत वैभिन्न तो है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो स्वीकार किए गए हैं वो हैं कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, अभिनेयता, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। इन तत्वों को गिना गया है। अब अगर अलग अलग में भी बात की जाए तो जो इसके तत्व हैं एकांकी के, उन एकांकी तत्वों में हम एक एक करके सबको देखेंगे। जो कुल तत्व हैं उनमें एक एक करके सभी तत्वों की चर्चा यहाँ पर करेंगे, सभी के विषय में हम कहेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति कथा तत्व की सत्ता स्वीकार करता है, जिसे हम कथानक के रूप में कहते हैं। कथा तत्व एकांकी के लिए अनिवार्य है, किंतु इसके अंतर्गत आने वाली संघर्ष या द्वंद्व, संकलन त्रय, चरम सीमा, कार्य एकता, भाव एकता, प्रभाव एकता, ऐसी विशिष्टताओं को भी उन्होंने तत्व मान लिया है, जो कि आवश्यक नहीं है। ठीक है, दोबारा से इस बात को कहेंगे। तो हम देखें, जो कथानक की बात हम कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति, मैं पुनः कह रही हूं यही बात कि कथा तत्व की सत्ता सभी स्वीकार करते हैं। कथा तत्व यानी कि जिसे वस्तु कहा गया है, कथानक कहा गया है, वो एक ऐसा तत्व है जिसे सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं। कथा तत्व एकांकी के लिए अनिवार्य है, किंतु इसके अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं, यानी कि संघर्ष या द्वंद्व, संकलन त्रय, चरम सीमा, कार्य एकता, भाव एकता, प्रभाव एकता और विशिष्टता, उन सभी को तत्व मान लिया जाए ये जरूरी नहीं है। कथा वस्तु के निरूपण में उनकी प्रधानता, महत्ता एवं उपस्थिति अनिवार्य हो सकती है, क्योंकि कथा वस्तु के कसाव में, उसके सौष्ठव में, उसकी प्रभाव अन्विति में उनका महत्व है, किंतु वे तत्व के रूप में आसीन होने चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी कि कथा वस्तु का जो निरूपण है, उसकी प्रधानता, महत्ता, उपस्थिति, ये सब अनिवार्य हैं और हो सकती हैं, लेकिन इस कथा वस्तु के कसाव में, इसका सौष्ठव
निर्मित करने में, इसके प्रभाव की अनुभूति में इन सब का महत्व है, किंतु तत्व के रूप में आसीन होने चाहिए ये नहीं कहेंगे हम। महत्व है इनका, ठीक है, कथा वस्तु के निरूपण में इन सब की महत्ता है। जो ऊपर ये हमने कहे हैं, संघर्ष है, द्वंद्व है, संकलंत्र है, चरम सीमा है, कार्य एकता है, भाव एकता है, प्रभाव एकता है, इन सब की प्रधानता है, इनकी महत्ता है, इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन ये बात कही जाए कि इन्हें अलग तत्वों के रूप में काउंट किया जाए तो वो नहीं है, अलग तत्व इन्हें नहीं कहा जा सकता। चरम सीमा के अभाव में भी एकांकी सफल हुआ है। इसका ज्वलंत उदाहरण गोविंद दास सेठ का स्पर्धा एकांकी है। तो ये कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि वैशिष्ट्य को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, उनका मूल्यांकन रचना के परिवेश और परिप्रेक्ष्य में तो है, किंतु तत्व वस्तु के रूप में नहीं कि हम उसे अलग तत्व वस्तु कहें। राजेंद्र सिंह गौड़ ने अपने एकांकी के तत्वों में कथा और वस्तु निर्माण को दो अलग अलग बातें कहा है। कथा वस्तु, कथा और वस्तु, जबकि अनेक स्थल पर कथा वस्तु एक साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने कथा और वस्तु दोनों को अलग अलग माना है। ऐसा लगता है कि कथा और वस्तु का चोली दामन का संबंध है। वस्तु एवं कथा अन्योन्याश्रित है। कथा के अंदर से ही वस्तु का निर्माण नाटक और रंगमंच और पात्रों की परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार होता है। तो दोनों को अलग अलग तत्व मानकर बहुत ही युक्ति संगत बात तो नहीं समझ में आती। वस्तु, संघर्ष या द्वंद्व, अन्वित त्रयी या द्वयी, चरम सीमा आदि नाटक के तत्व नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि नाट्य कला के सौंदर्य के उपकरण जरूर हैं। तो आज के आधुनिक एकांकी में कथा वस्तु को सुष्ठु स्वरूप प्रदान करने के लिए इनका अत्यधिक महत्व है, योगदान है। तो अब कथा की, कथानक की सीधे बात की जाए, क्योंकि जो उसमें और चर्चाएं थी वो सब ले ली गई हैं। तो कथानक की सीधे बात की जाए तो एकांकी के घटना विधान को कथा वस्तु या कथानक कहते हैं। एकांकी का जो घटना विधान है उसे कथा वस्तु या कथानक कहते हैं, यानी कि घटना विधान को कथानक कहते हैं। कथानक का चयन जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। जीवन का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, तो हम कोई भी एक क्षेत्र ले सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो जीवन के क्षेत्र हैं, चाहे वो अतीत से संबंधित हो सकते हैं या वर्तमान से संबंधित हो सकते हैं। कथा किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकती है, चाहे अतीत से ली जा सकती है, चाहे वर्तमान से ली जा सकती है, चाहे उसको हम एक अलग रूप में ढाल सकते हैं। यानी कि लेखक पर निर्भर करता है कि वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या समसामयिक किस विषय को चुने। ऐतिहासिक ले रहा है तो अतीत में चली गई, समसामयिक ले रहा है या सांस्कृतिक ले रहा है वर्तमान में आ गई, संस्कृति अतीत में भी जुड़ जाएगी। उदाहरण के लिए इस खंड में हम 5 एकांकी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी उन्हीं का उदाहरण लेते हैं। उनमें पहले एकांकी कौमुदी महोत्सव, इसकी कथा प्राचीन भारतीय इतिहास से ली गई है। समझिएगा, जो एकांकी हम आगे पढ़ेंगे उनमें से जो पहला एकांकी है वो कौमुदी महोत्सव है, और कौमुदी महोत्सव की कथा प्राचीन भारतीय इतिहास से ली गई है। शेष जो 4 एकांकी हैं वो वर्तमान सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। शेष 4 एकांकी वर्तमान सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। यह विषय
सामाजिक, राजनीतिक जीवन की समस्याओं से संबंधित हो सकते हैं। जो भी विषय उठाया जाए वो विषय आपका समाज से भी जुड़ा हो सकता है, राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है, किसी भी समस्या से जुड़ा हो सकता है, या व्यक्ति और समाज के संघर्ष से भी संबंधित हो सकता है, मानवीय राग विराग इससे भी संबंधित हो सकता है। तो कथानक में जीवन का जितना सही प्रस्तुतिकरण होगा उतना ही वह सफल होगा। मतलब कि जितना जीवन का सही प्रस्तुतिकरण होगा उतना ही वो ज्यादा सफल होगा। बड़े नाटकों में जो आधिकारिक यानी कि प्रमुख कथा है, पीछे बताया था कि कथा दो प्रकार की है, आधिकारिक है और प्रासंगिक। आधिकारिक वो है जो दूर तक चलती है, जो मुख्य कथा होती है, जो प्रमुख कथा होती है। प्रासंगिक वो होती है जो गौण होती है और प्रसंग के अनुसार आधिकारिक कथा के सहयोग के लिए जुड़ती है। तो बड़े जो नाटक हैं उनमें आधिकारिक प्रमुख कथा के साथ साथ बहुत सारी प्रासंगिक गौण कथाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं आपको कि रामायण है, रामायण में श्री राम की कथा आधिकारिक कथा है और सुग्रीव की कथा प्रासंगिक कथा है, बहुत दूर तक चली है और वो उसके प्रसंग में आकर के जो मुख्य फल है उसके विकास में जुट जाती है, सहायता करती है। तो समझ में आया होगा, आधिकारिक कथा जैसे श्री राम की कथा, प्रासंगिक कथा जैसे कि सुग्रीव की कथा। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं होती हैं कि चलती रहती हैं और जो आधिकारिक कथा होती है, मुख्य कथा होती है, उसकी सहायक हो जाती है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? एकांकी के कथानक की। तो एकांकी नाटक जो है उसमें जो कथा होती है वो कथा आधिकारिक की होती है। तो हमने देखा कि जो हमारा एकांकी है उसमें केवल मुख्य आधिकारिक कथा ही होती है, उसमें कोई प्रासंगिक कथा नहीं होती, कोई गौण कथा नहीं होती जो साथ में चले। तो एकांकी में केवल आधिकारिक कथा ही चलती है और ये एकांकी के कथा वस्तु में इसी कारण से एक गहरापन होता है, क्योंकि एक ही कथा है, आधिकारिक कथा चल रही है, तो वो एक गहरापन उसमें दिखाई देता है और कार्य व्यापार तीव्रता से आगे बढ़कर अंत पर पहुंच जाता है। तो इसी कारण कहा जाता है कि एकांकी में कथा प्रवाह उस निर्झर के समान होता है जो किसी पहाड़ी से अकस्मात फूटता है और कुछ दूर तक दिखाई पड़ने के बाद शीघ्र ही आंखों से ओझल हो जाता है। इतनी बात से हमने क्या सीखा कि एकांकी का जो कथानक है वो बिना किसी बाधा के निर्बाध गति से आगे बढ़ता है और अकस्मात फूटता है। ऊपर हमने विशेषताएं गिनी थी, उसमें देखा था एकदम मुख्य से वो शुरू होता है और दूर तक दिखाई पड़ने के बाद एकदम आंखों से ओझल हो जाता है, बड़े तेजी से प्रवाह के साथ, जिज्ञासा के साथ एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो कथानक का अर्थ है घटनाओं अथवा कार्य व्यापार की योजना। तो यह जो योजना है, जो एकांकी नाटक के कथानक की जो योजना है वो इस प्रकार से की जाती है कि कथा आरंभ होकर विकसित होती हुई अंत तक पहुंच जाए। तो अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो जो हमारा एकांकी नाटक का कथा वस्तु है वो 3 भागों में विभक्त होता है, आरंभ, विकास और अंत। आरंभ जहां वो आरंभ हो रही है, विकास जहां मध्य में पहुंचकर अपने चरम विकास पे चली गई और अंत एकदम ही अंत में चली गई। तो कथानक का प्रारंभ किसी मार्मिक घटना स्थल से होता है, यानी कि घटना का कोई मार्मिक स्थल है, उस मार्मिक स्थल से उसका आरंभ होता है। फिर घटनाओं के घात प्रतिघात से जिज्ञासा, विस्मय, कौतूहल, संघर्ष, इनकी सृष्टि कथानक का विकास करेगी। क्या क्या होगा? जिज्ञासा होगा, घात प्रतिघात होगा, जिज्ञासा होगी, एक आश्चर्य होगा, फिर जिज्ञासा होगी, संघर्ष होगा। इन सारे
तत्वों की सृष्टि होती चली जाएगी और वो कथानक का विकास करेंगे और चरम सीमा पर पहुंचकर उसका अंत हो जाता है। तो घटनाओं के विकास में जिज्ञासा या कुतूहल की सृष्टि दो विरोधी परिस्थितियों या असंगत भावनाओं के द्वंद्व से होती है। ठीक है ना? तो समझ में आया कि कथा का प्रारंभ जो होगा, आरंभ होगा, वो हमारी जो भी घटना हमने ली है उस घटना के मार्मिक स्थल से होगा। तो जब वहां से होगा एकदम ही जिज्ञासा बन जाएगी, एकदम ही कुतूहल बन जाएगा। फिर घटनाओं का घात प्रतिघात होगा, जिज्ञासा होगी, विस्मय होगा और कौतूहलपूर्ण संघर्ष की सृष्टि द्वारा कथानक का विकास किया जाएगा। तो जब वो अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा तभी उसका अंत हो जाएगा। तो घटनाओं के विकास में ये जो जिज्ञासा है या कुतूहल है, इसकी सृष्टि दो विरोधी परिस्थितियों या असंगत भावनाओं के द्वंद्व या संघर्ष द्वारा की जाती है। दो विरोधी परिस्थितियां होंगी, उनका असंगत भावनाओं के द्वंद्व से या संघर्ष के द्वारा की जाती है। इसलिए कथानक का आरंभ अत्यधिक सशक्त, आकर्षक और प्रभावी होना चाहिए। कथानक का जो आरंभ है वो अत्यधिक सशक्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए, जिससे शुरू से ही दर्शक के ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित कर लिया जाए। जब ये सब एक साथ चलेंगे, कथा का आरंभ सशक्त होगा, आकर्षक होगा, प्रभावशील होगा, तो जैसे ही कथानक आरंभ होगा, जैसे ही एकांकी आरंभ होगा, दर्शक का ध्यान तत्काल उसकी ओर जाएगा। तो कथा का विकास संघर्ष के माध्यम से होता है, ये पीछे भी बात आ चुकी है। इसलिए संघर्ष को एकांकी की आत्मा कहा जाता है। संघर्ष भी यहाँ पर दो प्रकार का लिया गया है, एक है बाहरी और एक है आंतरिक। बाहरी और आंतरिक। बाहरी संघर्ष पात्रों के बीच विषम स्थितियों के कारण होता है। ध्यान रखिए, जो बाहरी संघर्ष है वो पात्रों के बीच में विषम स्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। आंतरिक संघर्ष मानसिक होता है, इसे अंतर्द्वंद भी कहा जा सकता है। इसमें दो विरोधी भावों की टकराहट होती है। दो जो विरोधी भाव हैं उनकी टकराहट होती है और इसके चित्रण के लिए मानवीय मनोविज्ञान की सूक्ष्म पकड़ अपेक्षित है। भली भांति विकसित होने पर आंतरिक संघर्ष बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है। यह अंतर्द्वंद विचार और भावना का हो सकता है। जो अंतर्द्वंद है वो विचारों का, भावनाओं का हो सकता है, कर्तव्य और प्रेम का हो सकता है, नैतिक दायित्व और महत्वाकांक्षा का हो सकता है, परंपरा और प्रयोगधर्मिता का हो सकता है। तो ये संघर्ष किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन जिनके मध्य संघर्ष होगा वो दोनों ही विरोधी तत्व होंगे। तो ये संघर्ष चाहे आंतरिक हो या बाह्य, परिस्थितियों की टकराहट अनिवार्य है। संघर्ष से ही कथानक में जिज्ञासा, कौतूहल और आकस्मिकता की सृष्टि संपन्न हो पाती है और दर्शक चरम परिणति जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। जैसे जैसे संघर्ष तीखा और गाढ़ा होता जाता है, पाठक या दर्शक की जिज्ञासा बढ़ती जाती है और विरोधी भावनाओं या परिस्थितियों की टकराहट या द्वंद्व घना होता जाता है। मतलब कि जो संघर्ष जैसे तीखा होगा, जैसे बढ़ेगा, जैसे गाढ़ा होगा, मतलब कि जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे पाठक या दर्शक की जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी। विरोधी भावनाएं या परिस्थितियों की जो टकराहट है या द्वंद्व का जो घन है
बादल है, वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। संघर्ष और अंतर्द्वंद की समाप्ति अक्सर विरोधी स्थितियों में से किसी एक की जीत में होती है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, संस्कार और भावना एकांकी में मां के संस्कारों पर भावना की विजय। संघर्ष की सघनता और समाप्ति का स्थल चरम सीमा, जिसे हम इंग्लिश में क्लाइमेक्स कहते हैं, कहलाता है। यहीं पर कथानक का अंत हो जाता है। यदि चरम सीमा पूर्णतः सक्षम और प्रभावपूर्ण है तो वहीं पर कथानक का अंत अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद कथा को आगे बढ़ाना उसके प्रभाव को समाप्त कर देना है, कमजोर कर देना है, दबा देना है। यदि एकांकी चरम सीमा पर समाप्त नहीं होता तो यह कथा विकास की कमी है। यदि संघर्ष एकांकी की आत्मा है तो संघर्ष कहीं ना कहीं पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। इसलिए श्रेष्ठ एकांकी चरम सीमा पर जरूर पहुंचती है और चरम सीमा पर पहुंचना ही उसके संघर्ष की परिणति होती है। तो हमने देखा कि जो एकांकी है, विशिष्ट एकांकी है, श्रेष्ठ एकांकी है, वो अपनी चरम सीमा पर जरूर पहुंचेगा और वहां पहुंचकर उसके संघर्ष की परिणति जरूर होगी। अब हम एकांकी में बात करते हैं संकलन त्रय की। तो संकलन त्रय जो है उसकी बात करते हैं, जो कि एकांकी का ही एक वो है, हिस्सा है। तो एकांकी में एक ही घटना, संवेदना या मनः स्थिति का चित्रण होता है। ये बात हम पहले के आए हैं कि एक ही घटना, संवेदना या मनः स्थिति का चित्रण वहां पर होता है। इसमें संकलन त्रय की अपेक्षा होती है। संकलन त्रय का अर्थ है स्थान, कार्य और समय की एकता। स्थान, कार्य और समय, इन तीनों की एकता संकलन त्रय कहलाती है। कथा विकास में स्थान, समय और कार्य की एकता के माध्यम से प्रभावान्विति उत्पन्न की जाती है। हमने क्या बताया कि जो संकलन त्रय है, संकलन त्रय में देखिए 3 बातें हैं, स्थान, कार्य और समय। ये तीनों जब एकता के साथ चलते हैं तो संकलन त्रय कहलाते हैं। और एकांकी में, संकलन त्रय एकांकी में एक ही घटना, संवेदना या मनः स्थिति का चित्रण होता है। तो इन तीनों, मतलब ये जो 3 है संकलन त्रय में, स्थान, कार्य और समय की एकता, कथा विकास में स्थान, समय और कार्य की एकता के माध्यम से ही प्रभावान्विति आती है। और इन तीनों के एकत्रित होने पर इन्हें संकलन त्रय कहा जाता है। स्थान की एकता से तात्पर्य है नाटक में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वो उस एक ही स्थान पर घटित होंगी, जहां भी। और यदि घटनाएं कई स्थलों पर घटित होंगी तो रंगमंच पर दृश्य विधान बदलने की जरूरत हो सकती है। इसके लिए समय और साधन दोनों ही जुटाने पड़ते हैं। तो समय की एकता से तात्पर्य है कि घटनाएं एक ही समय में घटित हुई हो, ये नहीं कि एक आज और एक 6 महीने बाद और एक साल भर बाद। एकांकी में दृश्य अधिक हो सकते हैं किंतु उनमें ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। ये बात ऊपर भी आ चुकी है। यह नहीं कि एक घटना आज आधे घंटे, दूसरी घटना महीने भर बाद और तीसरी घंटा वर्ष भर बाद हुई। इसी तरह कार्य की अनुवृत्ति में भी एकता एकांकी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे कोई भी कार्य या घटना नहीं होनी चाहिए जो मूल कथ्य को उभारने में सहायक हो। और जो कथानक का आरंभ, मध्य और अंत है, इस ढंग से नियोजित होने चाहिए कि तीनों मिलकर एक इकाई की सृष्टि कर सके। यानी कथानक का अगला भाग पिछले का प्रतिफलन होना चाहिए। संकलन त्रय के कई लाभ, इससे एकांकी की प्रभावान्विति वृद्धि को प्राप्त होती है, मंचन सुविधाजनक होता है एवं मंच सज्जा को ज्यादा बदलने
के लिए श्रम और समय नहीं बर्बाद करना। तो इस प्रकार जो एकांकी है, उस एकांकी में ये सारे गुण वैशिष्ट दिखाई देते हैं। वो एकांकी इन समस्त विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ती है और अब अगले उसमें चर्चा करेंगे पाठ। धन्यवाद।